नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी 7 जून की शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है और जिसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए अभी अभी जो शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी आगे जितनी भी शिफ्ट होगी उन सभी का एनालिसिस सबसे पहले इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान और सीमांत गांधी। इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन था तो वो राइट हो जाएगा। ज़्यादातर तो सीमांत गांधी ही पूछा जाता है, तो जो सही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे कुछ प्रसिद्ध लोग हैं और उनके उपनाम दिए हैं उन पर बात करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को उनका उपनाम है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो उन्हें फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला की बात करें तो उन्हें शेर ए कश्मीर कहा जाता है। आगे बात करें समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाकवि कालिदास की बात करें तो उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चाणक्य की बात करें तो उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जैनुलब्दीन जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनका उपनाम गुरुदेव, विश्व कवि और कवि गुरु था। आगे बात करते हैं सी राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी और सीआर भी कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो उन्हें बिहारी केसरी कहते हैं, बिहार केसरी। आशुतोष मुखर्जी की बात करें तो उन्हें बंगाल का केसरी कहते हैं। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और आगे पूछा जाता है लाल बाल पाल कौन से हैं? तो 3 लाल बाल पाल हुए हैं, जो कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आगे बात करते हैं अनुराग नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम जी को उनका उपनाम बापूजी है। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं। ध्यानचंद जी के बारे में बात करें तो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अमीर खुसरो, जिन्हें तोतियाई हिंद कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे कुछ और है तो बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को महामन मना भी कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे कुछ और दिए हुए व्यक्तित्व व्यक्तित्व और उनके उपनाम। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांतिप्रिय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को सौर कोकिला के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में उनकी महिलाओं के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के। जी चलिए ये तो पढ़ ही दिया था। आगे बात करते हैं जैसे चंद्रशेखर को यंग तुर्क के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से। लिटिल मास्टर जिसे सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। सी एन अन्ना दुर्गई जिन्हें अन्ना के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट जिन्हें माता वसंत के नाम से जाना जाता है। आगे जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी के 5वें गुरु पुत्र के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा जिन्हें शुद्ध हृदय के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन, जिसे के से निरूपित करते हैं। आगे कुछ मात्रक की बात करते हैं जैसे कि मोल। मोल जो कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है, जिसका प्रतीक
मोल होता है। एम्पीयर की बात करें, एम्पीयर धारा का ऐसे मात्रक है जिसका प्रतीक ए होता है। कैंडेला की बात करें, जो कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रसोई में इस्तेमाल होने वाले खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि नींबू, संतरा, जामुन, किन्नू, अंगूर और खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H8 और O7 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है, उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व किस त्योहार पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मकर संक्रांति पर। चलिए उत्तरायणी मेले पर बात करते हैं। उत्तरायणी मेला भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है, जो सरयू और गोमती नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे संक्रांति या पदेय पंडुगा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे माघी साजी कहते हैं और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मकर संक्रांति पर। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसका नाम पोंगल हो जाता है। केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से बनाया जाता है और असम में इसे माघ बिहू के नाम से बनाया जाता है। तो यह मकर संक्रांति एक ही दिन आती है, जिसको अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और झारखंड में इसे मकर संक्रांति को संक्रांत में नाम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बाल और शिक्षा से जुड़े प्रावधानों को संविधान के किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के जरिए इनको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 में बदलाव करके 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो संविधान के पहले संविधान संशोधन यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके जरिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यह संशोधन संक्रिय प्रसाद मामले के जवाब में आया था। इस संशोधन के जरिए नए अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के जरिए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों और जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। पहले संविधान संशोधन में इस अनुसूची में कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद में विभिन्न संशोधनों के बाद इस सूची में सुरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। भूमि सुधार अधिनियम संविधान को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे पूछा गया क्वेश्चन है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने का इतिहास किसने रचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु भाकर ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला मनु भाकर बन गई। चलिए आगे बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 71वां रहा था, जिसमें भारत को एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था, एक सिल्वर पदक मिला था और 5 कांस्य पदक मिले थे। टोटल कुल 6 पदक जीते थे भारत ने। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है, ज्योतिबा राव फुले ने किस वर्ष में पुणे के भिंडेवाड़ा में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था? तो इसका सही जवाब हो गया 5 सितंबर 1848 में। यह स्कूल महिलाओं की शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय बना था। चलिए आगे बात करते हैं। सत्यशोधक समाज, जो कि 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया था।
बनाया गया था। आगे पूछा गया है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, ईसीआई इसका चुनाव करवाता है। चलिए भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। इसे अनुच्छेद 324(1) में रखा गया है, जो कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन के अधिग्रहण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान की गई है। यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गगनयान मिशन का मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजकर और उन्हें सुरक्षित वापस लाकर पृथ्वी अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। यह नदी सुदूर पूर्वी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह नदी 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। आगे बात करते हैं। यह भारत की पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी गति का प्रवाह है। आगे बात करते हैं। यह नदी खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की कुछ और प्रमुख नदियां हैं, जैसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। चलिए आगे बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं। निश्चित जल धारा, मेंडर्स की अनुपस्थिति, पानी का बारहमासी प्रवाह होता है, हिमालय की तुलना में पुरानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। यह आधुनिक पटना के नाम से भी जानी जाती है, यानी अभी इसे पटना कहा जाता है, जो कि पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्वी भाग को राजधानी तोसली थी और उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिम भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के बारे में। तो 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़े प्रावधान हैं। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ और अयोग्यता की प्रक्रियाओं के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे के क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया है रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो 1.676 मिलीमीटर होती है, तो जो कि 5 फुट 6 इंच होती है। ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, ये सही है बिल्कुल, 1.676 मीटर होती है। इसे वाइड गेज यानी बड़ी लाइन भी कहते हैं। मानक गेज की बात करें जो कि 1.435 मिलीमीटर होती है। आगे बात करते हैं मीटर गेज की, जो कि 1000 मिलीमीटर होती है। चलिए आगे बात करते हैं नैरो गेज की चौड़ाई की बात करते हैं, जो कि 0.762 मिलीमीटर यानी 612 मिलीमीटर होती है, यानी 700 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने मिलकर किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना साल 1917 में हुई थी। इस संघ का मकसद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था। सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब की सेनापति का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांते टोपे था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 की विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उसे उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है, 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक पहली ट्रेन लाइन खोली गई थी, जो कि 34 किलोमीटर गई थी। आगे बात करते हैं, हड़प्पन नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी, और यह ट्रेन भी पहली बार लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। डाक व्यवस्था की बात करें तो यह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम से ही चली आ रही है, और उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में कौन निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर के निर्माता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल शासक विजयालय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अनुपात सीआरआर के लिए कितने प्रश्न है, वित्तीय बजट में नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात किसी बैंक की जमा राशि वह प्रतिशत होती है जिसे उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी में रखा जाता है। यह भारत में मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख उपकरण है। पहले चरण में 14 दिसंबर 2024 को सीआरआर को घटाकर 4.25% कर दिया गया था, और दूसरे चरण में यानी 28 दिसंबर 2024 को इसे 25 आधार अंक या 0.25 से घटाकर 4% कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कब भाषण दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 सितंबर 1993 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के जगह स्थान लिया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 65 वर्ष तक की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर है सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट शिफ्ट ही हम जल्दी अपलोड कर देंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इससे आपको अंदाजा लगाता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन मिला है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों को इसकी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।